गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियोज में पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। थोड़ा सा इसी के बारे में हम और आइडिया लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो है सटन एंड बोवेरी ने दी थी, आपको पता ही है। अच्छा, यहां पर इसे एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ किया था वो किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। और इसको टीएच मॉर्गन ने किस पर स्टडी किया था, किस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे? वो ये था ड्रोसोफिला इंसेक्ट था एक, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। इस पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसको स्टडी किया था और ये बताया था थॉमस हंट मॉर्गन ने कि कैसे इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर जाते हैं पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में, वो क्रोमोसोम्स के बिहेवियर पर ही चलते हैं। जैसे क्रोमोसोम बिहेवियर करता है उस हिसाब से कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में शो होते हैं। इस बात को उसने बताया था टीएच मॉर्गन ने। अच्छा, एक बात और देखी कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों लिया? अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुत्ते को ले लेता, बिल्ली को ले लेता, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों लिया? अब बात ये भी तो आती है भैया, है? अब इसके कुछ रीजन थे, इसलिए इसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लिया। पहली बात तो ये थी, इसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो इंसेक्ट है, मक्खी जैसा है, हाउस फ्लाई जैसा है, आप देख लेना, आपकी एनसीईआरटी की प्यारी सी बुक में इसका डायग्राम बन रहा है। तो ये जो है इंसेक्ट, इसको हम आसानी से अपने सिंथेटिक मीडियम में, लेबोरेटरी में, लैब में ग्रो करा सकते हैं। पहली बात, वाई सेलेक्ट मॉर्गन टू ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था? पहला वाला जो आता है, पहला वाला क्या आता है कि इजीली इसको हम आसानी से सिंथेटिक मीडियम में, लेबोरेटरी में इनको हम ग्रो करा सकते हैं। दे ग्रो इजीली इन सिंथेटिक मीडियम इन लैब। लैब में हम इनको स्टडी कर लेंगे और अपने सिंथेटिक मीडियम में जो हमारा, जो इनके लिए खाने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उन चीजों के साथ इनको आसानी से हम पाल सकते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। ऐसा नहीं कि इनको पालने के लिए किसी जंगल की जरूरत पड़ रही है, हम अपनी लैब में भी इनको रख सकते हैं। पहली बात, इसलिए इसने टीएच मॉर्गन ने इनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनको सेलेक्ट किया था। दूसरी वाली बात यह है कि मेल एंड फीमेल इजीली
डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि मेल और फीमेल को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। आसानी से दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए मॉर्गन ने इनको लिया था कि मेल में कैसे कैरेक्टर जा रहे हैं, फीमेल में कैसे कैरेक्टर जा रहे हैं। और जब हम मैटिंग करा रहे हैं तो मेल और फीमेल को लेंगे, किसी दो को लेंगे जिनको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है भैया। अच्छा, एक बार की मैटिंग में ये लार्ज संतान उत्पन्न करते हैं, तो दे प्रोड्यूस लार्ज प्रोजेनी इन सिंगल मैटिंग। एक बार के क्रॉस में ये बहुत ज्यादा संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ये देखा था आपने। दूसरी वाली बात ये देखी कि इनकी जो कैरेक्टर होते हैं वो लो पावर की माइक्रोस्कोप से भी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं, तो इतने छोटे नहीं है। तो दे स्टडी टू देयर कैरेक्टर with the help of low power microscope। यानी कि लो पावर की माइक्रोस्कोप से, मतलब छोटी भी माइक्रोस्कोप हो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी, छोटी माइक्रोस्कोप हो तो उसकी हेल्प से हम इसके विंग्स का कलर देख सकते हैं, इनके आई का कलर देख सकते हैं। तो इनके जो इसके कैरेक्टर हैं, तो यहां पर दे स्टडी का मतलब कौन आएगा? मॉर्गन और उसके कॉलेजियस की बात कर रहा हूं। यहां पर आप मॉर्गन भी लिख सकते हैं। मॉर्गन स्टडी टू देयर कैरेक्टर। देयर का मतलब क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात कर रहे हैं हम। उनके कैरेक्टर को दे स्टडी टू देयर कैरेक्टर, कैरेक्टर लिखा जाएगा यहां पे, दे स्टडी टू देयर कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लो पावर माइक्रोस्कोप। छोटी माइक्रोस्कोप की पावर से ही हम इनके कैरेक्टर्स को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। एक बात ये देखिए। अच्छा, एक बात और है कि इनका जो लाइफ स्पान है मात्र 2 सप्ताह की होती है, तो कई जनरेशंस तक हम इनका स्टडी कर सकते हैं। मॉर्गन ने इसीलिए इसको लिया था कि इनका स्टडी कई जनरेशंस तक बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव लाइफ स्पान टू ओनली 2 वीक्स। लाइफ स्पान एज ओनली 2 वीक्स। इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो मात्र 2 सप्ताह की लाइफ स्पान होती है। इससे आसानी से इनकी कई जनरेशंस तक स्टडी किया जा सकता है। तो इन पर स्टडी किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर स्टडी किया था टीएच मॉर्गन ने। इसीलिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को इसने सेलेक्ट किया था और स्टडी करने के बाद इस बात को प्रूफ किया था कि जो हमारी इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं वो क्रोमोसोम पर बेस्ड होते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे हमारे क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं। ठीक है, ये बात इसने कही थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है लिंकेज। लिंकेज के बारे में हम पढ़ेंगे। लिंकेज है और रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज, लिंकेज का मतलब क्या है? लिंकेज यानी कि किसी चीज को हम लिंक कर रहे हैं, यही तो मतलब आ रहा है लिंकेज का, किसी भी चीज को किसी से लिंक करना। और यहां पर जब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में कुछ जीन पढ़ेंगे, जब जीन लिंक हो रही हैं एक दूसरे से तो यही फिनोमेनन क्या कहलाता है? लिंकेज। जैसे आपने देखा होगा जीन्स कहां पर प्रेजेंट है? भाई हमारे जीन्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है कि नहीं?
ये हमारा क्रोमोसोम है, एक जीन यहां पर प्रेजेंट है, दूसरी जीन भी इसी के पास प्रेजेंट है, तो ये क्या है, लिंकेज शो कर रही है। जब दो जीन्स या दो से ज्यादा जीन्स फिजिकल एसोसिएशन शो करती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे। ऐसा फिनोमिनन जिसमें जीन के फिजिकल एसोसिएशन को शो किया जाता है, किसमें, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है जीन्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में फिजिकल जो एसोसिएशन होता है जीन्स का, इस फिनोमिनन को दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड लिंकेज। इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे। ठीक है, अब एक टर्म होता और आता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि जो नॉन पेरेंटल जीन जो होती हैं, मतलब एक ही पेरेंट की नहीं, नॉन पेरेंटल जीन का जो कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, रिकंबाइन, किसी को हम दोबारा कंबाइन कर रहे हैं तो रिकंबाइन। ठीक है, जैसे ये देखिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और इसमें हमारे अगर हम बात करें डिप्लॉयड सेल की तो दो क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट होंगे। ये जो एक सेट है ये इसकी मदर का है, कोई ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा सेट जो है ये इसके फादर का है। अगर मैं सपोज करूं, मैं अपनी, मेरे अंदर सेल पड़ी हैं और सेल जो है डिप्लॉयड कंडीशन की हैं। डिप्लॉयड कंडीशन में मेरे अंदर जो क्रोमोसोम्स पड़े हैं, क्रोमोसोम का एक सेट मेरी मदर का और दूसरा वाला सेट मेरे फादर का है। ठीक है, अब जब गैमीट बनते हैं, जब गैमीट बनते हैं तो मियोसिस डिवीजन होता है। जब मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है ये देख लीजिए भैया। एक क्रोमोसोम्स को तो मैं डार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दूसरे क्रोमोसोम को मैं लाइट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब ये मियोसिस डिवीजन करने जाती है सेल, तो ये जो क्रोमोसोम है अपने अमाउंट को डबल करते हैं। अमाउंट पहले आधा, अब डबल कर दिया मैंने इसका अमाउंट, अपने अमाउंट के डबल कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये अपना अमाउंट डबल कर लिया है। अमाउंट डबल करने के बाद इन दोनों क्रोमोसोम्स में आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे नेक्स्ट प्रोसेस इसकी क्या होगी, अब मैं सिर्फ सेल को नहीं ले रहा हूं, इसको न्यूक्लियस को ले रहा हूं, इसी के डायग्राम को ले रहा हूं मैं। आगे इसकी प्रोसेस क्या होगी, ये वाला हमारा डार्क था, ये वाला हमारा डार्क है, और दूसरा वाला क्या था हमारा, लाइट था। ये वाला लाइट है। अब ये दोनों एक दूसरे पे कंबाइन करने के लिए आ गए, यानी यहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो चुकी है।
इसकी जो फर्दर प्रोसेस है वो क्या होगी, ऐसी कंडीशन की होगी जब अलग हो जाएंगे तो यहां जो प्रोसेस आती है वो इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी। अगली वाली जो इस तरह की प्रोसेस में ये फॉर्मेशन बनेगी, यानी कि लाइट वाले जो इसके पार्ट थे वो टूट के इधर आ गए, इस क्रोमोसोम के जो पार्ट थे वो टूट के आधे इधर आ गए, और इसका जो डार्क वाला पार्ट था वो टूट के इस क्रोमोसोम के साथ चला गया। सेम कहानी यहां पर भी होगी, नीचे वाला जो लाइट पार्ट इधर आ जाएगा और इसका डार्क पार्ट इधर चला जाएगा। तो यहां पर कॉम्बिनेशन हुआ, इसकी जीन्स अब इसके क्रोमोसोम के साथ चली गई और इस क्रोमोसोम की यहां वाली जीन्स इसके साथ चली गई। तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। ये गैमीट बनते हैं जब ये एक्सचेंज होता है कौन से डिवीजन में, मियोसिस डिवीजन में। मियोसिस डिवीजन में ये प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया क्रॉसिंग ओवर। अब एक और घटना देख लीजिए बड़ी गजब की, कि मैंने यहां बताया था रिकॉम्बिनेशन, बताया ये रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोबारा कंबाइन होगी, इसका मैटर इसके साथ कंबाइन हो गया और इसका पार्ट इसके साथ कंबाइन हो गया, जब इधर रिकॉम्बिनेशन हुई। अच्छा जी, यहां पर जीन्स की बात और कर लेते हैं। जिन जीन में लिंकेज ज्यादा थी, जो जीन फिजिकली एक दूसरे से ज्यादा जुड़ रही थी, वो तो पास पास ही रहेंगी, यानी कि यहां वाली जो जीन प्रेजेंट है, यहां वाली जो जीन प्रेजेंट है वो पास पास रहेंगी। बस फर्क ये है कि इस यहां पर चली जाएंगी, इस पर चली जाएंगी। और ऐसे ही मैं यहां पे बात करूं, यहां पर ये वाली जो जीन है, ये दो जीन मैंने बनाई। ये दो जीन जब इस क्रोमोसोम में थी जब भी पास पास थी, और जब इस क्रोमोसोम में आ गई है जब भी पास पास है, इनका कुछ नहीं बिगड़ा। सेम ये जो जीन यहां पास पास थी, ये यहां पर जो थी इस क्रोमोसोम में जब भी पास थी, यहां से टूट के इधर वाले पार्ट में क्रोमोसोम चला गया, तो जब भी ये पास पास हैं इनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन यहां पे भी जीन प्रेजेंट है, यहां पे भी जीन प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे इन जीन्स की। तो पहले यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक जीन, दो जीन, तीन जीन को बना लेते हैं। चलो, पहली वाली दो जीन तो साथ चली गई, लेकिन ये वाली जो जीन है ये अलग रही। इसका मतलब क्या है कि रिकॉम्बिनेशन में जो जीन जितनी लूजली प्रेजेंट होगी उतने ही उसके रिकम्बाइन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जो जीन जितनी एक दूसरे के पास प्रेजेंट होगी, जितनी नियर बाय प्रेजेंट होगी, जितनी टाइटली प्रेजेंट होगी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होगी, उनके रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम होते हैं, वो अलग अलग होने के चांसेस उनके कम होते हैं। जो जीन दूर जितनी ज्यादा प्रेजेंट होती हैं उनके अलग अलग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये कहने का मतलब था यहां पर। तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस लिख लेते हैं हम, और ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। रिकॉम्बिनेशन क्या मतलब, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल जीन का जो कॉम्बिनेशन पैदा होता है, जनरेट होता है, उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन लिख लेना, ठीक है।
ये बात यहां पर आ गई। अच्छा, इसका जो फिनोमिनन था वो और लिखना पड़ेगा आपको कि जो जीन, उन जीन में रिकॉम्बिनेशन कम होगा, जो जीन ज्यादा टाइटली एक दूसरे के पास प्रेजेंट होती हैं, और उनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा जो लूजली प्रेजेंट होती हैं। दोज जीन्स, ऐसी जीन्स, दो जीन्स विच आर लूजली प्रेजेंट, chances of recombination are high. Those genes which are tightly present, ऐसी जीन्स जो टाइटली प्रेजेंट होती हैं, चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर लो, उनके अलग अलग होने के, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस उनके कम होते हैं जो जीन टाइटली प्रेजेंट होती हैं, और जो जीन ज्यादा हाईली प्रेजेंट होती हैं, यानी कि टाइटली प्रेजेंट होती हैं, लूजली प्रेजेंट होती हैं, उनके चांसेस तो ज्यादा होते हैं, और जो टाइटली प्रेजेंट होती हैं उनके चांसेस लो होते हैं रिकम्बाइन में। ये वाली प्रोसेस हमने देख ली है यहां पर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो गई, और हमारी लिंकेज की प्रोसेस हो गई, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो फिजिकल एसोसिएशन होता है जीन्स का, उनको हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन में जब नॉन पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। अब यहां पर नॉन पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन, कुछ की प्रॉब्लम ये और आती है कि नॉन पेरेंटल का मतलब क्या है। भैया एक बात बताइए, यहां पर ऐसे सिंपल समझेंगे, मेरी शादी हो गई है किसी लड़की से, और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मेरे गैमीट बनेंगे स्पर्म, और मेरी वाइफ का बनेगा ओवम। स्पर्म बने, ओवम बने, और वो आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होगा? जायगोट बनेगा। अब जो जायगोट से जो बच्चा पैदा होगा उसके पेरेंट्स तो हम हैं, लेकिन मेरी वाइफ के भी क्या हुआ, जब गैमीट बन रहा था स्पर्म, वो उसका ओवम जो बन रहा था उनमें भी क्रॉसिंग ओवर हुई, तो उसके अंदर जो सेट प्रेजेंट थे क्रोमोसोम्स के, ये उसकी मदर का और उसके फादर का प्रेजेंट था, उन दोनों में आपस में क्रॉसिंग ओवर हुई है। और मेरे अंदर भी सेम बात ये होगी कि मेरे अंदर भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पर, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होगी। तो यहां पर मेरे जो अंदर जो प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम के दो सेट, वो एक सेट मेरी मदर का है और एक मेरे फादर का है, तो उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है मेरी मदर के और मेरे फादर के क्रोमोसोम्स के बीच में। और ऐसे ही से मैं अपनी वाइफ की बात करूं, उसी में भी जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये उसके पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो गैमीट बन रहे हैं, उससे जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, नया प्रोजेनी बन रही है, नई संतान जो बन रही है, उसके पेरेंट्स तो हम हैं। हमारे वक्त, हमारे गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पर जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था, जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, तो वो हमारे पेरेंट्स के बीच में हुई थी, न कि उसके पेरेंट्स के बीच में। मेरे बच्चे के पेरेंट्स हमारे बीच में
क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है हमारे अपने अलग अलग पेरेंट्स के बीच में, दादा दादी या नाना नानी के क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई थी। तो नॉन पेरेंटल यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि उस बच्चे के लिए पेरेंट हमें, वो पेरेंट नहीं है, दादा दादी नाना नानी पेरेंट नहीं है। तो यहाँ पे नॉन पेरेंटल जीन के बीच में जो जनरेशन बनती है उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।